तो जैसे पिछली क्लास में हम लोग जो विविधता के संरक्षण के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसी क्लास के आगे हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। कल हम लोग देखे थे कि जो विविधता का संरक्षण किस प्रकार किया जाता है, जो विविधता होता क्या है, और जो विविधता में इन सिटू क्या होता है, एक्स सिटू क्या होता है, बाह्य स्थान संरक्षण क्या होता है, अंतः स्थान संरक्षण क्या होता है। आज उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए बचे हुए टॉपिक को खत्म करेंगे। तो जैसे कल वाला पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लिया जाए कि जो विविधता होता क्या है। जो विविधता का मतलब होता है जीवों में या जीवों की प्रजातियों में भिन्नता। जीव जंतुओं के बीच में जितना ज़्यादा भिन्नता पाया जाएगा, माना जाता है कि जो विविधता उतना ही अच्छी है। जो विविधता के संरक्षण की जरूरत क्यों पड़ी, तो कल ही बताए थे हम। जिस प्रकार मृदा अर्थात मिट्टी, वायु, सौर, पेड़ पौधे, ये सब प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन है। ठीक उसी प्रकार जैव विविधता भी प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन है जिसके क्षरण पर पर्यावरण में असंतुलन हो जाता है। पर्यावरण में असंतुलन हो जाता है। कल की क्लास में सब पूरा हम लोग देख लिए थे। आज की क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। वो नया टॉपिक जो विविधता से ही संबंधित रहेगा, लेकिन आगे रहेगा थोड़ा सा। जो विविधता का संरक्षण हम लोग देख रहे थे, जहाँ दो प्रकार का होता है, बाह्य स्थानीय और अंतःस्थानीय। जहाँ हम लोग बाह्य स्थान में देखे थे, जीवों को उनके स्थानिक आवास से कहीं बाहर संरक्षण देना होता था। संरक्षण देना। वही हम लोग अंतः स्थान में देखेंगे, जीवों को उनके स्थानिक आवास पर, उनके स्थानिक आवास पर संरक्षण देना। अर्थात जो विविधता में जीव को संरक्षण दिया जाता है, जो विविधता में जीव को संरक्षण देने की दो पद्धति होती है, एक बाह्य स्थानीय संरक्षण और एक अंतः स्थानीय संरक्षण। बाह्य स्थानीय संरक्षण क्या होता है? बाह्य स्थानीय संरक्षण की एक ऐसी पद्धति होती है जिसमें जीव जंतुओं को उनके स्थानिक आवास से उठाकर किसी दूसरे स्थान पर ले जाकर संरक्षण दिया जाता है। जबकि वह इसके विपरीत अंतः स्थानीय संरक्षण में क्या होता है? अंतः स्थानीय संरक्षण की एक ऐसी पद्धति होती है जिसमें जीव जंतुओं को उनके स्थानिक आवास पर ही संरक्षण प्राप्त किया जाता है। जैसे अगर हम देखें तो बाह्य स्थान में हम लोग पहले अंतः स्थान देखेंगे कि अंतः स्थान संरक्षण के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। तो अंतः संरक्षण के अंतर्गत सबसे पहले तो राष्ट्रीय उद्यान आता है, अभ्यारण्य आता है, पवित्र उपवन आता है, जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र आता है,
जो मंडल आरक्षित क्षेत्र आता है। ये सब के सब, ये जितने भी टॉपिक यहाँ पे लिखा है, जितना भी लिखा है, ये सब अंतः स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत आते हैं। तो अंतः स्थानीय संरक्षण में जो जंतुओं को संरक्षण दिया जाता है, अर्थात उनको उनके स्थानिक स्थान पर ही या स्थानिक आवास पर ही जाकर संरक्षण प्राप्त किया जाता है। अंतः स्थानीय संरक्षण में राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, पवित्र उपवन, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। एग्जाम में आता है कि अंतः स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत क्या क्या शामिल होते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, पवित्र उपवन और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। वहीं अगर हम लोग देखें बाह्य स्थानीय संरक्षण में, बाह्य स्थानीय संरक्षण में जहां जीव जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास से उठाकर किसी दूसरे स्थान पर संरक्षण दिया जाता है, संरक्षण दिया जाता है। जैसे सबसे पहले जीन बैंक, बीज बैंक, वनस्पति उद्यान, ये इंपॉर्टेंट है। वनस्पति उद्यान ये देखने में लगता है कि अंतः स्थान में होगा, लेकिन बाह्य स्थान में है। वनस्पति उद्यान एग्जाम में आ चुका है। वनस्पति उद्यान जो है ये बाह्य स्थानीय संरक्षण में आता है कि अंतः स्थानीय संरक्षण में आता है, तो ये बाह्य स्थानीय संरक्षण में आता है। इसके बाद जंतु उद्यान और वृक्ष उद्यान, ये सब के सब बाह्य स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत आते हैं। तो हम लोग जब बाह्य स्थानीय संरक्षण को देखेंगे तो बाह्य स्थानीय संरक्षण में इतने टॉपिक आते हैं कि जो जंतुओं को बाह्य स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत संरक्षण दिया जाता है, जिनमें क्या क्या आते हैं। तो सबसे पहले जीन बैंक आते हैं, जो जंतुओं के जीन को एकत्रित करके सुरक्षित रखा जाता है। बीज बैंक आते हैं, वनस्पति उद्यान आते हैं। याद रखिएगा, वनस्पति उद्यान बाह्य स्थान में रहेगा, अंतः स्थान में नहीं रहेगा, वहाँ केवल राष्ट्रीय उद्यान रहेगा। वनस्पति उद्यान, जंतु उद्यान, वृक्ष उद्यान, ये सब के सब बाह्य स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम में आता है कि बाह्य स्थानीय संरक्षण में कौन आता है, अंतः स्थानीय संरक्षण में कौन आता है। अंतः स्थानीय संरक्षण में बताए थे कि क्वेश्चन बन जाता है पवित्र उपवन, लगता है कि है बाह्य स्थान का, लेकिन है वो अंतः स्थान का। वहीं बाह्य स्थानीय संरक्षण में जीन बैंक, बीज बैंक, जंतु उद्यान, वृक्ष उद्यान और वनस्पति उद्यान आते हैं। ये सब के सब बाह्य स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग जो जंतुओं के संरक्षण की जो पद्धति शुरू किए थे, जो सीरीज शुरू किए थे, उसमें बाह्य स्थानीय संरक्षण देखे और अंतः स्थानीय संरक्षण देखे। अब हम लोग अंतः स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत एक एक चीज को देखेंगे। जैसे अंतः स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे, क्या होता है, कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, कौन सा पहला राष्ट्रीय उद्यान था, कौन सा सबसे लास्ट वाला राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सबसे छोटा है, किस राज्य में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं, ये सभी टॉपिक को देखेंगे। इसके बाद राष्ट्रीय उद्यान खत्म हो जाने के बाद हम लोग अभ्यारण्य देखेंगे। अभ्यारण्य खत्म हो जाने के बाद हम लोग आगे के जो मंडल आरक्षित क्षेत्र देखेंगे, और वो भी खत्म हो जाने के बाद हम लोग पवित्र उपवन देखेंगे। और फिर जब अंतः स्थानीय संरक्षण टोटल खत्म हो जाएगा तो हम लोग बाह्य स्थानीय संरक्षण पे आएंगे, एक एक करके। जीन बैंक क्या होता है उसे समझेंगे, बीज बैंक क्या होता है उसे समझेंगे, वनस्पति उद्यान क्या होता है उसे समझेंगे, जंतु उद्यान क्या होता है उसे समझेंगे, और वृक्ष उद्यान क्या होता है उसे समझेंगे। तो जो सीरीज चल रही है सीरीज लंबी होगी, कई पार्ट आएंगे इसमें। तो अब हम लोग एक एक करके देखेंगे कि आगे क्या कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग अंतः स्थानीय संरक्षण को सीरीज शुरू करेंगे और एक एक करके देखेंगे। अंतः स्थानीय संरक्षण, अंतः स्थानीय संरक्षण, थोड़ा लिखावट में मिसमैच हो रहा है, एडजस्ट करिए। अंतः स्थानीय संरक्षण, अंतः स्थानीय संरक्षण में सबसे पहला टॉपिक हम लोग उठाएंगे। सबसे पहला टॉपिक राष्ट्रीय उद्यान, और हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, क्या रहेगा राष्ट्रीय उद्यान। तो अंतः स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत सबसे पहले क्या उनको टॉपिक शुरू हुआ, राष्ट्रीय उद्यान। तो याद रखिए, ये जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं ये प्राकृतिक महत्व के होते हैं।
प्राकृतिक प्राकृतिक महत्व के होते हैं, प्राकृतिक महत्व के होते हैं। राष्ट्रीय उद्यान जैव विविधता की दृष्टि से, जैव विविधता की दृष्टि से, जैव विविधता की दृष्टि से बहुत महत्व रखते हैं, याद रखिए। और ये जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं ये जैव विविधता से परिपूर्ण होते हैं, जैव विविधता से परिपूर्ण होते हैं, जैव विविधता से परिपूर्ण होते हैं, परिपूर्ण होते हैं। अर्थात जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं वो प्राकृतिक महत्व के होते हैं, जैव विविधता की दृष्टि से अगर देखेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, अपना एक विशेष स्थान रखते हैं। और जो जैव विविधता होता है वो जीव जंतु से एकदम परिपूर्ण होता है। तो जब कभी जीव जंतुओं की संख्या अचानक चाहे संकटोग्रस्त हो जाए, चाहे संकटोत्पन्न हो जाए, तो सरकार समय समय पर राष्ट्रीय उद्यान को संरक्षण देती रहती है। तो इससे हम लोग राष्ट्रीय उद्यान को देखेंगे, राष्ट्रीय उद्यान क्या था, इसे क्यों संरक्षण दिया गया और राष्ट्रीय उद्यान बनाने के पीछे का रीजन क्या था। जो हम देख रहे हैं कि राष्ट्रीय जो जिसे भी राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है वहाँ कुछ विशेष क्वालिटीज़ होती हैं, जैसे वो प्राकृतिक महत्व का होता है, जो विविधता से एकदम परिपूर्ण होता है, विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। अब किसी भी क्षेत्र को, किसी भी क्षेत्र, जो क्षेत्र किससे परिपूर्ण हो, जो विविधता से परिपूर्ण हो, उसे क्या कहा जा सकता है, राष्ट्रीय उद्यान। ऐसा कोई भी क्षेत्र जो जो विविधता से परिपूर्ण हो, प्राकृतिक महत्व का हो, उसे राष्ट्रीय उद्यान कहा जा सकता है। लेकिन राष्ट्रीय उद्यान, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने का अधिकार किसके पास है, क्या केंद्र सरकार के पास है या राज्य सरकार के पास है। तो ऐसा कोई भी क्षेत्र जो क्या हो, राष्ट्रीय महत्व का हो, किस दृष्टिकोण से, जैव विविधता के दृष्टिकोण से। राष्ट्रीय महत्व का हो लेकिन किस दृष्टिकोण से, तो जैव विविधता के दृष्टिकोण से, जैव विविधता के दृष्टिकोण से। उसे राज्य सरकार के द्वारा, किस सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जाता है। और एक इस अधिनियम के अंतर्गत घोषित किया जाता है, तो 1972 के वन जीव संरक्षण अधिनियम। तो हम लोग समझेंगे, अभी बताएं कि अगर हम लोग ध्यान से देखें तो 1972 पढ़ाए थे। 1972 क्या है, 1972 वन्य जीवों के संरक्षण का अधिनियम है। क्या है, वन्य जीवों के संरक्षण का अधिनियम है। इसी के अंतर्गत 1972 के वन जीव संरक्षण अधिनियम। तो 1972 के वन्यजीव संरक्षण के अधिनियम के आधार पर ही राज्य सरकार को अधिकार है कि ऐसा कोई भी क्षेत्र हो जो राष्ट्रीय महत्व का हो, लेकिन राष्ट्रीय महत्व किस दृष्टिकोण से हो, जो विविधता के दृष्टिकोण से हो, तो उसे राज्य सरकार 1972 के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकती है। ये तो हो गया टॉपिक, राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं और किसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जाता है, राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने का अधिकार किसके पास होता है, याद रखिए। अब जो राष्ट्रीय उद्यान होगा, मान लीजिए राष्ट्रीय उद्यान है, तो जो राष्ट्रीय उद्यान होता है वहां राष्ट्रीय उद्यान में
पशु पक्षी, पेड़ पौधे या जंतु, इनके शिकार पर पूर्व प्रतिबंध होता है। शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध होता है। पूर्ण प्रतिबंध, पूर्ण प्रतिबंध होता है। दूसरी बात, वहां मानव गतिविधि, वहां मानव गतिविधि पर रोक होता है, पर रोक होता है, रोक होता है। तो जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, राष्ट्रीय उद्यान, तो जिसे भी राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जाता है, जितने क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जाता है, जो क्षेत्र राष्ट्रीय महत्व के होते हैं जैविकता के दृष्टिकोण से, वहाँ पशु पक्षी, पेड़ पौधे और जंतु के शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध होता है। वहाँ मानव प्रतिबंधित, वहाँ मानव की गतिविधि पर प्रतिबंध लगाया जाता है, मानव गतिविधि को रोका जाता है। याद रखिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ अर्थात राष्ट्रीय उद्यान की जो सीमाएं होती हैं, सीमाएं, राष्ट्रीय उद्यान की सीमाएं बदली नहीं जा सकती, बदली नहीं जा सकती। रटने जैसा कुछ नहीं इसमें। इसमें क्या बताया गया था कि राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, तो हम फिर से बता दे रहे हैं एक बार, राष्ट्रीय उद्यान होते क्या। तो जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं वो जैविकता के दृष्टिकोण से परिपूर्ण होते हैं, अर्थात राष्ट्रीय महत्व के होते हैं, जहाँ जीव जंतुओं की अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं। ऐसा कोई भी क्षेत्र होता है जो जैविकता के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है, उसे वहाँ की राज्य सरकार 1972 के संरक्षण अधिनियम के तहत, 1972 के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत राष्ट्रीय उद्यान घोषित करती है, ताकि वहाँ की जो स्थानिक प्रजातियां हैं, जो अलग अलग प्रजातियां, उन्हें संरक्षण प्राप्त किया जाए। तो जो भी क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जाता है, वहाँ पशु पक्षी, पेड़ पौधे, जीव जंतु जो वहाँ निवास करते हैं, चाहे स्थानिक हो या बाह्य हो, जो भी हो, उनके शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाता है और वहाँ मानव गतिविधि पर भी रोक लगाया जाता है। जो नेशनल पार्क होते हैं उनकी सीमाओं को बदला नहीं जा सकता है, ये नोट करना था हमको। तो अभी बताए हम राष्ट्रीय उद्यान। अब हम लोग ये देखेंगे कि सबसे पहला कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बना, सबसे बड़ा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे छोटा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है और टोटल कितने राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान समय में है, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होता है और पीसीएस के लिए 1 लाइनर क्वेश्चन में ये बन जाता है। तो याद रखें, पीसीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे ये सब, तो ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले टॉपिक हमारा है राष्ट्रीय उद्यान। तो जो पहला राष्ट्रीय उद्यान था, पहला राष्ट्रीय उद्यान, वो था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो याद रखिएगा, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो 1936 में बना, कब बना, 1936 में, उसे क्या कहा गया, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। 1936 से पहले इसे हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था। क्या कहा जाता था, हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था। तो याद रखिए, भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था, जिसे हेली राष्ट्रीय उद्यान नहीं कहा जाता था, हेली के नाम से जाना जाता था, हेली के नाम से। तो राष्ट्रीय उद्यान में जो पहला राष्ट्रीय उद्यान था वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान था। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कब बना, 1936 में। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कब बना था, तो 1936 में बना था। इससे पहले उसका क्या नाम था, तो इससे पहले जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को हेली के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से, हेली के नाम से जाना जाता था। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो उत्तराखंड में। कहाँ है, उत्तराखंड। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, उत्तराखंड में। किस नदी के किनारे, तो रामगंगा नदी के किनारे। ये भी क्वेश्चन आता है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के किनारे है, तो रामगंगा नदी के किनारे। तो इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा, पहला
1936 जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इसी से अटैच है। इसे क्या कहते थे? हेली कहते थे, हेली के नाम से। और किस नदी के किनारे है? तो रामगंगा। कौन सी नदी? राम गंगा नदी, रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। तो ये तो हो गया पहला राष्ट्रीय उद्यान। अब हम लोग देखेंगे सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान क्या है। तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान गलत बन गया, एक मिनट। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हेमिस है। क्या है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? हेमिस। तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ है? लेह लद्दाख में। कहाँ है? लेह लद्दाख में। ठीक। तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो हेमिस, जो कहाँ है? लेह लद्दाख में है। कहाँ है? लेह लद्दाख में। क्या है ये? हेमिस सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? हेमिस, याद रखिएगा, हेमिस, सांप वाला सा है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। अब भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है अंडमान निकोबार में। कहाँ है? निकोबार में, अंडमान निकोबार में। तो भारत का सबसे छोटा, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, तो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है, उसका नाम है साउथ बटन। साउथ बटन, क्या नाम है? साउथ बटन। तो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन कहाँ है? अंडमान निकोबार में। कहाँ है? अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार में है। तो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन है? साउथ बटन। साउथ बटन कहाँ है? अंडमान निकोबार। सबसे बड़ा, सबसे बड़ा हेमिस कहाँ है? लेह लद्दाख। ठीक। तो भारत का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? हेमिस, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? लेह लद्दाख में। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस, लेह लद्दाख में। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है साउथ बटन। क्या है? साउथ बटन, साउथ बटन, जो कहाँ है? अंडमान निकोबार में है। ठीक। ये सब पीसेस के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। बाकी भी देखेंगे कि राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे, पूरा देखेंगे क्या क्या होता है, कौन से जानवर पाए जाते हैं, कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं, कौन से पेड़ पौधे सस्यल हैं, कौन सी प्रजातियां पाई जाती हैं। अब अगर हम लोग देखें तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि भारत का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, भारत का तैरता राष्ट्रीय उद्यान, तैरता राष्ट्रीय उद्यान, कैसा राष्ट्रीय उद्यान? तैरता। एक मिनट, पेन सही से नहीं चल रही। भारत का, भारत का पहला तैरता राष्ट्रीय उद्यान। तो भारत का पहला तैरता राष्ट्रीय उद्यान केबुल
लेमजाओ, केबुल लेमजाओ राष्ट्रीय उद्यान, केबुल लेमजाओ राष्ट्रीय उद्यान। तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, इसका नाम कैबुल, एक बार फिर से लिख दे रहे हैं इधर, शायद कैबुल ऐसे रहेगा। एक मिनट इधर, तैरता राष्ट्रीय उद्यान, तैरता राष्ट्रीय उद्यान की बात हो रही थी। तैरता राष्ट्रीय उद्यान, उसका नाम क्या है? कैबुल लेमजाओ, कैबुल लेमजाओ या लामजाओ दोनों होता है, कैबुल लेमजाओ या लामजाओ। ठीक, तो भारत का पहला तैरता राष्ट्रीय उद्यान कैबुल लेमजाओ या लामजाओ, जो कहाँ है? तो चल कहाँ है? मणिपुर। कहाँ है? मणिपुर में। तो भारत का पहला तैरता राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कैबुल लेमजाओ नेशनल पार्क या कैबुल लेमजाओ राष्ट्रीय उद्यान। तो भारत का पहला तैरता राष्ट्रीय उद्यान कैबुल लेमजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ है? तो यह है मणिपुर में। जो किस झील में है? लोकटक झील। किस झील में है? लोकटक झील। तो एग्जाम में आता है, भारत का पहला तैरता राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो मणिपुर में। किस झील पे है? तो लोकटक झील में। तो ये कुछ विशेष बातें थी जो राष्ट्रीय उद्यान के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थे। हम लोग यही देख लेते हैं एक बार। राष्ट्रीय उद्यान में एक क्वेश्चन आया था कि टोटल जियोग्राफिकल एरिया के रूप में, जियोग्राफिकल, हालांकि आगे बताएंगे कि जियोग्राफिकल अगर एरिया के हिसाब से देखेंगे तो पूरे भारत पर कितने परसेंट पर नेशनल पार्क है? तो याद रखिएगा 1.33%। अगर टोटल पृथ्वी भारत टोटल 100% है तो 100% पृथ्वी के 1.33% भूमि पर क्या स्थित है? तो नेशनल पार्क स्थित। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। अब याद रखिए भारत में टोटल कितने नेशनल पार्क हैं? भारत में कुल नेशनल पार्क, तो टोटल वर्तमान में 106 नेशनल पार्क है। कितना? 106। 2017 तक कितने थे? 103। और अब तक कितने हैं? 106। कब तक? 2024 तक। जिनमें पहला कौन था? तो जिम कार्बेट। और 2021 में जो बना था वो बना था रायमोना। रायमोना क्या नाम था? फिर से लिख दे रहे हैं, 2021 वाला रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान था। ये कुछ बातें थी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जो पीसीएस के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थे। इन्हें हम लोग देख लिए। अब हम लोग एक एक करके एक एक नेशनल पार्क को देखेंगे। तो ये हम लोग कल के क्लास में देखेंगे। आज यहीं तक, बाकी क्लास कल हम लोग देखेंगे आगे।